हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी वराइट। आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई कोरियन मूवी बर्निंग की। ये मूवी हमारी इमेजिनेशन और चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी को टेस्ट करती है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप मूवी को देखकर समझ ही चुके होंगे। मूवी कॉन्ट्राडिक्शन से भरी पड़ी है, कोई भी फैक्ट प्रॉपर नहीं है और कोई एक ओपिनियन बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। मूवी इनिशियली लव स्टोरी की तरह फील होती है। डायरेक्टेड बाय ली चैंग डोंग, ये मूवी शॉर्ट स्टोरी बार्न बर्निंग पर बेस्ड है। सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्टोरी एंड एक्टिंग सब टॉप लेवल है। 했는데 힘 안 들었어요? 야, 핸드폰 보고 잘 찾아왔어요. मूवी एक 24 साल के एस्पायरिंग ऑथर ली जोंग सू की कहानी को बताती है, जिसकी अकेली और बोरिंग लाइफ में तब चेंज आता है जब उसकी मुलाकात होती है उसकी बचपन की नेबर हानिमी से। दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जोंग सू हानिमी को पसंद करने लग जाता है। उनके पास आने का शायद सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जोंग सू और हानिमी दोनों ही बहुत अकेले होते हैं। पेरेंट्स का ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट और पैसे की कमी दोनों की लाइफ की एक खास रियलिटी होती है। पर लाइफ की प्रॉब्लम्स लगभग सेम होने के बावजूद उनकी पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट होती है। जोंगसू एक इंट्रोवर्ट और शांत लड़का होता है और वहीं हानेमी एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट और एडवेंचरस लड़की होती है। हानेमी अपने इस एडवेंचरस नेचर के चलते एक ट्रिप पर जाती है और जोंगसू को अपनी कैट बॉयल का ख्याल रखने को कहती है। हमारी एक परफेक्ट लव स्टोरी की एक्सपेक्टेशंस तब रूइन होती है जब हानेमी ट्रिप से अपने नए दोस्त बेन के साथ लौटती है। 여긴 나의 하나뿐인 친구 이종수. 벤이라고 합니다. बेन एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है, एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच इंसान जिसके बैकग्राउंड का पता ना हानेमी को होता है और ना ही जोंगसू को। पर कहीं ना कहीं जोंगसू बेन के सामने इंफीरियर फील करता है एंड बेन की परफेक्ट लाइफ को देखकर वो उसे हेट करने लग जाता है। 어떻게 하면 젊은 나이에 저렇게 살 수 있지? हानेमी और बेन की फ्रेंडशिप को बढ़ते देख जोंगसू अपने और हानेमी के रिश्तों को लेकर इनसिक्योर होने लग जाता है। एक तरफ हानेमी को खोने का डर और दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल होने की इनसिक्योरिटी जोंगसू को अंदर ही अंदर चुभती है। 종수야, 너도 요리 잘해? बेन हानेमी और जोंगसू को कई बार अपने घर इनवाइट करता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है जो उसी की तरह रिच एंड सक्सेसफुल होते हैं। बट जोंगसू हमेशा की ही तरह खुद को और हानेमी को इन लोगों के बीच क्लाउन की तरह फील करता है। बेन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रेंज होता है और इस पर सवाल उठाना बहुत आसान हो जाता है। क्या कोई सच में इतना हम्बल हो सकता है या इसके पीछे कोई गेम है? मूवी देखते देखते ये सवाल कई बार दिमाग में आता है। जोंगसू कहीं न कहीं इस बात से वाकिफ होता है कि बेन इज अप टू समथिंग। जोंगसू का शक तब गहरा हो जाता है जब बेन उसे अपनी अजीब सी हॉबी के बारे में बताता है। पर कहीं न कहीं बेन की ये हॉबी उसके लेवल पर बैठे इंसान के लिए नॉर्मल फील होती है। पर जब हानेमी गायब हो जाती है तब जोंगसू सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये डार्क होने लग जाती है। कुछ भी सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हानेमी कोई गेम खेल रही है या बेन हानेमी का किडनैपर है? क्या जोंगसू वक्त रहते हानेमी को बचा पाएगा? ये सवाल हमारी नजरों को स्क्रीन से हटने नहीं देते। कहीं न कहीं फील होता है कि बेन हानेमी को ग्रीन हाउस के साथ जलाने वाला है, पर सभी ग्रीन हाउसेस का सही सलामत मिलना और जोंगसू के अलावा किसी का हानेमी के किडनैप होने की बात पर विश्वास न करना हमें जोंगसू की जजमेंट पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है और कुछ भी प्रेडिक्ट करना नामुमकिन सा हो जाता है। पर मूवी हमें एक ग्लूमी एंडिंग के लिए तैयार कर देती है और हमें देखने को मिलता है सिनेमा हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग सीन। तो क्या बेन सच में हानेमी का किलर था? अगर हम चीजों को जोंगसू के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेन के किलर होने के कुछ ऑब्वियस रीजंस मिलते हैं। 사람이 눈물을 흘리는 게 신기해. क्राइंग इज बेसिक ह्यूमन इमोशन, एवरीबडी क्राइज। पर बेन का ये कहना कि वो आज तक कभी नहीं रोया उसकी अजीब सी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। 뭐 하는지는 모르겠는데 돈은 많은 수수께끼 젊은 사람들. शुरू से ही बेन बहुत मिस्टीरियस होता है। फैमिली का साथ न रहना और उसके काम का पता न होना सब कुछ डाउट पैदा करता है। जोंगसू बेन पर नजर रखते हुए पकड़ा जाता है और बेन उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वहाँ एक कैट होती है और जब जोंगसू कैट को बॉयल कह के बुलाता है तो वो जोंगसू के पास आ जाती है। जोंगसू को बेन के बाथरूम में एक बॉक्स मिलता है जिसमें हानेमी की वॉच होती है जो जोंगसू ने उसे दी थी और बहुत सी वुमन एसेसरीज का वहाँ होना भी उसके सीरियल किलर होने की तरफ इशारा करता है। 어디 여행이라도 간 모양이네. जब हानेमी गायब हो जाती है और जोंगसू उसके रूम पर जाता है तो रूम बिल्कुल क्लीन एंड अरेंज्ड होता है जो हानेमी की पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट होता है। 석유를 뿌리고 성냥불만 던지면 끝.
बेन की ये हॉबी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। ग्रीन हाउसेज जनरली फूड को ग्रो एंड नर्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं और जब बेन जोंगसो को बताता है कि he likes to burn greenhouses to the ground, उस वक्त by greenhouses he metaphorically meant women because like greenhouses women are also warm and nurture life. बेन जोंगसू को बताता है कि अगला ग्रीन हाउस जो वो जलाने वाला है वो जोंगसू के बहुत करीब है, पर जब जोंगसू अपने गांव और आसपास के ग्रीन हाउसेस को चेक करता है तो उसे सभी ग्रीन हाउसेस सही सलामत मिलते हैं। और जब जोंगसू बेन को ग्रीन हाउस के बारे में पूछता है तो बेन उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी ग्रीन हाउस को जला दिया है। 비닐하우스 그걸 아직 기억하고 있구나. 물론 태웠죠. पर अगर बेन सीरियल किलर था तो वो जोंगसू को इतने क्लूज क्यों देता है? शुरू से ही बेन और जोंगसू के बीच एक कंपटीशन होता है, चाहे वो हानेमी को इम्प्रेस करने की बात हो या फिर आर्गुमेंट में खुद को सही प्रूव करने की बात। पर कहीं न कहीं बेन को जोंगसू पसंद होता है, इसलिए वो जानबूझकर उसे क्लूज देता है। बेन ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसका एंड आ गया है और वो जोंगसू के हाथों से अपनी लाइफ को खत्म करना सही समझता है। जब जोंगसू बेन को स्टैब करता है तब बेन रेजिस्ट करने की जगह उसे गले से लगा देता है एंड ही एम्ब्रेसेस हिज डेथ बाय द हैंड्स ऑफ जोंगसू। पर इस मूवी की खास बात यही है कि किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमारे पास प्रॉपर क्लूज नहीं मिलते। चाहे जोंगसू के पर्सपेक्टिव से बेन किलर लगता हो, पर इस थ्योरी में भी कुछ लूप होल्स हैं। मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें हानेमी या किसी और लड़के के मर्डर को होते दिखाया गया हो और कई मौकों पर हानेमी के किडनैप होने की बात को नकारा गया है और सब कुछ जोंगसू के असम्पशंस पर बेस्ड है। 우리 집 옆에 우물이 하나 있었잖아. 나 어릴 때 거기에 빠졌었는데. हानेमी जोंगसू और बेन को एक वेल के बारे में बताती है जो बचपन में हानेमी और जोंगसू के घर के पास होता है। हानेमी बताती है कि जब वो 7 साल की थी तब वो उस वेल में गिर गई थी और अगर जोंगसू ने उसे ना देखा होता तो वो शायद ना बच पाती। वो जोंगसू को अपना सेवियर बताती है पर जोंगसू को ये इंसिडेंट याद नहीं होता, शायद उसकी मेमोरी वीक होती है। पर जब वो हानेमी के गायब होने के बाद हानेमी की फैमिली से वेल के बारे में पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि हानेमी अक्सर ऐसी कहानियां बनाती है और जोंगसू सोच में पड़ जाता है बिकॉज इससे हानेमी के अनरिलायबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जब जोंगसू अपनी माँ से वेल के बारे में पूछता है तब उसकी माँ वेल के एग्जिस्टेंस को सही बताती है। पर जोंगसू की माँ की बातों को क्रेडिबल मानना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज वो किसी भी एंगल से ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर नहीं होती। 이렇게 청소를 하고 다니는 애가 아닌데. क्या बेन के अपार्टमेंट वाली कैट बॉयल ही थी? क्या हानेमी के पास सच में कोई पेट था? जोंगसू ने कभी बॉयल को नहीं देखा और लैंडलॉर्ड भी पेट के होने की बात को नकारती है। जोंगसू जब बॉयल को खाना देने आया करता था तब उसे बॉयल की पूप मिलती है, पर बॉयल कैसी दिखती है ये उसे पता नहीं होता। 건강해요. 건강은 타고났잖아. इसके हाई चांसेस है कि जोंगसू की सभी असम्पशंस हानेमी के लिए उसके प्यार और बेन के लिए उसकी नफरत से मोटिवेटेड होती है। हो सकता है जोंगसू की इनसिक्योरिटी और उसकी बेन के लिए नफरत ने उसे उतना ही देखने पर मजबूर कर दिया हो जितना वो देखना चाहता था। हानेमी का बेन के करीब आना और बेन का उससे बहुत ऊपर होना उसकी हेट को और बढ़ावा देता है। मूवी में कई इंस्टेंसेस हैं जहां हानेमी जोंगसू से ऊपर बेन को चूज करती है, तो क्या कहीं सब कुछ जोंगसू के माइंड में तो नहीं था? जोंगसू के ट्रबल्ड पास्ट और प्रेजेंट को समझा जाए तो ये बातें पॉसिबल लगती है। तो क्या बॉयल जिसे जोंगसू ने कभी नहीं देखा और मूवी में किसी मर्डर सीन का ना होना हानेमी के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए काफी है? हो सकता है कि लोन और डेथ से परेशान हानेमी कहीं छुप गई हो और हानेमी को ब्लेम करने की जगह जोंगसू को बेन को कल्पिट बनाना ज्यादा आसान लगा हो। इन सब बातों पर गौर किया जाए तो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। हो सकता है बेन जानबूझकर ऐसी अनरिलायबल लड़कियों को विक्टिम बनाता हो ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, पर मर्डर सीन का ना होना हमें कुछ भी स्पेकुलेट करने से रोकता है और शायद ये सब कभी हुआ ही नहीं हो और ये बस जोंगसू के नोवेल का हिस्सा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।